बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज माह मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा है, तो हम ये महीना पाक महीना जो है हमसे जुदा होने वाला है। आज का दिन, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आज के दिन खुसूसी इबादत का एहतमाम कीजिए। नमाज जुमा के बाद नमाज तस्बीह की अहमियत कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला के हाथ जितनी भी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं कीजिए। अल्लाह ताला आज के दिन के सदक़े, आज के इस मुबारक दिन के सदक़े हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाले। यही हम सब की दुआ होगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अल्लाह ताला के हुज़ूर सरबसजूद हो जाइए। मान लीजिए कि हमने जो गुनाह किए हैं हम उनसे तौबा कर रहे हैं। सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करीम है, हमारी तौबा कबूल फरमाएगा और हमारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। हम इंशाअल्लाह इस मुश्किल वक्त से भी बाहर निकलेंगे। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, टुडेज़ वेदर। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? गर्मी की शिद्दत में तो इजाफा होता जा रहा है। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है आज खुश्क रहेगा और दर्जा हरारत भी जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया वो भी पिछले दिनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा था। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासब भी जो है वो सुबह के वक्त ज़्यादा ही था। अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो उसके मुताबिक जो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब था वो 35% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त क्योंकि आज मौसम खुश्क ही रहेगा और बारिश के इम्कान नहीं हैं और ना ही जो है वो बादल आने का इम्कान है, जिसकी वजह से शाम के वक्त भी जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 21% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने यह पेशन गोई की है कि आइंदा 2 रोज़ जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये 3 रोज़ जो हैं वो मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा, जिसकी वजह से शहर का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ेगा और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। ठीक है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, यानी एंड वाले रोज़े जो हैं वो हमारे शदीद गर्म गुजरने वाले हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। तो चलें, अगर मेरे पास तो ये अच्छी ऑप्शन है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर गर्मी होगी तो लोग कम से कम घरों से बाहर निकलेंगे, तो गर्मी की वजह से लोग जब घरों में बैठ जाएंगे तो हालात शायद बेहतर हो जाएं। खैर, अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और जान लेते हैं माल का हाल। एक नज़र डालेंगे गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी क्या है आज डेली सिटी 42 की, मैं आपको बताऊंगी। मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने का ऐलान। जुमा और हफ्ता को बैंक बंद रखने पर शहरी और ताजिर परेशान। ऑरेंज लाइन के 10 करोड़ के फंड जब्त। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का फंड्स की बहाली के लिए हुकूमत को खत। घरेलू मुलाजमीन के रूप में वारदातें करने वालों के गिरद घेरा तंग। पुलिस की पहचान ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। और LWMC ईद पर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरेना आप मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरेना, क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले तो मैं जुमातुल विदा है आज, उसकी मुबारकबाद आपको देना चाहूँगी, क्या कहेंगे? देखें जी, बाबरकत महीना है, लेकिन इस वक्त एक चीज़ महसूस आपने की होगी कि महीना दिनों में और दिन जो घंटों में और घंटों में निकल गए। मतलब कि मुझे एहसास ऐसा होता है कि जैसे अभी पहला अशरा ही गुजरा था कि इख्तिताम की तरफ हम आ गए और रमज़ानुल मुबारक जितनी स्पीड से गुजरा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी नहीं थे इसमें, और कोरोना की सूरत हाल की वजह से ज़्यादातर लोग तो घरों में थे और घरों की वजह से कुछ कारोबार भी मुअत्तल थे। नौकरियां आपकी तकरीबन घरों से कर रहे थे आप, बहुत ज़्यादा काम, इतना बिजी ना होना और इतनी तेज़ी से वक्त गुजरना
तो ये भी एक अजीब सा देखा है पहली दफ़ा। बिल्कुल ऐसे। तो बस हम तो रहमतों वाले महीने से अब तकरीबन हाथ धोते जा रहे हैं और आइंदा 2-3 रोज़ के बाद ये भी नहीं हमें सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। और आपने सही बात की कि जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार की जाए उतनी ज़्यादा अच्छा है। और कुछ अगर कोई नहीं कर सकता तो खामोशी भी अहम इबादत है, आपको पता है। जितना नियत करके खामोश रह जाए तो वो भी एक इबादत के ज़मरे में आता है। तो कोशिश की जाए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और आज इस दिन को यूटिलाइज़ करें। अल्लाह ताला जानते हैं अगला पता नहीं नसीब होता है या नहीं होता। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। पहली खबर की तरफ जाते हैं और पहली खबर हमारे पास है, मार्केटें रात 10 बजे तक खुलने का ऐलान किया गया है। जुमार हफ्ता को बैंक बंद रखे जाएंगे, जिस पर शहरी और ताजिर परेशान हैं। मार्केटें पहले खोली गई, फिर हमने देखा 4 दिन, फिर पूरा हफ्ता और अब 10 बजे तक खतरात हमारे सर पर हैं। ये फैसले कैसे देखते हैं आप इनको? तो देखिए, ताजरों को तो परेशान इस बात से होना चाहिए कि मार्केटें तो चले खुल गई, उनको जो ईज़ देना चाहते थी हुकूमत ने भी दे दिया, आगे आला अदलिया के हुक्म से भी उनको काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन उनको ये परेशानी लेनी चाहिए और बड़ा सीरियसली कि जो SOPs पे अमल नहीं हो रहा, जो लोगों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को, बच्चों को वो जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे मार्केटों में आने से, उनके लिए एक क्या होना चाहिए, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। फिर देखें, आपने पहले दुकानें खोली, मार्केट खोली, बहुत अच्छा किया, गरीबों को रिलीफ देना था, लेकिन आपने मॉल्स बाद में खोले। आज मॉल्स के अंदर कुछ SOPs को फिर भी बेहतर तरीके से अपनाया जा रहा है, लेकिन छोटी दुकानें मार्केटों में बंदे से बंदा जुड़ा हुआ है, ऐसे ही है। और इतनी परेशान कुन हालत है कि थर्मोमीटर से तो बहुत मुश्किल है किसी का टेम्परेचर चेक करें। आप ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एज ग्रुप क्या है, बच्चे कौन है, गैर जरूरी कौन है। पूरी फैमिली बाजारों में आई हुई है। अच्छा, हम ये भी कर सकते थे कि अगर फैमिली के 5 लोग हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 2 से 3 दिन के अंदर शॉपिंग को ले जाते। पहले किसी छोटे बच्चों को लिए शॉपिंग कर लेते, फिर अपने लिए, फिर अपने बुजुर्गों के लिए। तो हम डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट दुकानों मार्केटों में जाके हम इसको तोड़ सकते थे। हमने क्या किया जी, सारी फैमिली निकल गई सुबह से लेकर रात तक बाजारों में। अच्छा दुरे ने, मुझे एक चीज नहीं समझ आती, हमने अभी देखा मियां असलम इकबाल ने बार बार मार्केटों का विजिट किया, वहाँ के हालात भी देखे, लोगों को उन्होंने इजहार बरहमी भी किया और एक तरह से हमने देखा उन्होंने गम और गुस्से का इजहार भी किया। जब आप ग्राउंड रियलिटीज खुद जाके देख रहे हैं, फिर आपके पास केसेस भी जिस तरह से मतवातर बढ़ रहे हैं, उस पर इस तरह के फैसले करना, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये चीज़ तो समझ से बाहर है। देखिए, कल ही आपने रात 10 बजे तक इसका इजाफे का ऐलान किया और कल ही आपको सिर्फ एक हॉस्पिटल की रैंडम चेकिंग के दौरान आपने देखा है कि 10 डॉक्टर्स जो सिर्फ एक ही सर्जिकल वार्ड्स के थे और सर्जन्स थे, 10 से ज़ायद 16 डॉक्टर्स के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई और पूरा मेडिकल वार्ड जो है, सर्जिकल वार्ड, आपको वो बंद करना पड़ा। आप देखिए, मैं तो पहले दिन से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब रैंडम चेकिंग की तरफ आए तो सही, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये जो आज आप लॉकडाउन ईज कर रहे हैं और ईज के बाद मजीद ईज करते जा रहे हैं, उसमें रियायत देते जा रहे हैं, इसके रिजल्ट्स आपको ईद के ठीक 7 दिन बाद मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके साथ अब अगली खबर भी मैं ऐड करना चाहूँ, जायरीन के लिए दाता दरबार को भी खोल दिया गया है। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, यहाँ पर किस तरह से आप SOP पर और यहाँ पे जो जायरीन आते हैं, जो अकीदतमंद आते हैं, वो ज्यादातर लाहौर शहर के अलावा नवाही इलाकों से आते हैं और पूरे पंजाब से आते हैं। और वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि SOPs पे किस तरह से अमल करना है, उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि हमने डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है इन हालात में, हमने कहाँ पे अकीदत का इजहार करना है, हमने कहाँ पे किन चौखट को चूमना है, कहाँ पे हमने माथा रखना है, कहाँ नहीं रखना, किधर नमाज अदा करनी है, किधर नहीं करनी। ये तो वो मकामात हैं जहाँ पे अकीदतमंदों का एक जमे गफीर होगा और वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एक्सरसाइजेस के साथ अगर आपने उनको अंदर दाखिल होने दिया तो ही बचत है। और बिल्कुल ऐसे ही। और हमने दाता दरबार का विजिट भी किया है। जायरीन अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार करते हैं, रोक नहीं सकते किसी को। वहाँ पर आप देखते हैं लंगर भी जिस तरह से तकसीम किया जाता है, रश एकदम से बढ़ जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप इन पे कितना चेक एंड बैलेंस रखेंगे? देखिए जी, आप अकीदत के लिए जायरीन को पाबंद नहीं कर सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, कुछ कर सकते हैं तो आप प्रॉपर सैनिटाइज कर सकते हैं, बार बार आप लोगों को महदूद एंट्रीज दे सकते हैं कि कुछ लोग अंदर गए और वो अकीदत से दुआ मांग के फातिहा पढ़ के वापस बाहर निकल आए। उसके बाद कुछ लोग आए अंदर, फिर वो मस्जिद वाले आहते में गए, वहाँ पे कालीन ना हो, फर्श हो, वहाँ पे उन्होंने नवाफिल अदा किए, नमाज अदा की और उसके बाद वो वापस आ गए। उसके बाद फिर आपने वॉश किया, सैनिटाइज किया, अगले आपने कुछ सिस्टम हो तो समझ आता है। लेकिन आप कहें कि आप खोल के अल्लाह के आसरे पे छोड़ दें, तो बेशक अल्लाह की वजह से तो आज तक हम जो थोड़ी बहुत बचत हुई है, वरना
ये हालात जो हैं ये तो आइडियल किसी भी वबा के लिए, किसी भी बीमारी के लिए आइडियल हालात हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और ये बिल्कुल कोई किसी इसमें भूल में ना रहे कि इसके हमें बाद में जो इफेक्ट्स हैं वो हमें नहीं उठाने पड़ेंगे। खुदा ना खास्ता इसके इफेक्ट्स अगर बहुत ज्यादा हुए तो हम परेशानी में भी जा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी इसके लिए तैयार रहें। जो हालात हम देख रहे हैं, जो पीएमए वाले कह रहे थे, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वाले, कि सबसे ज्यादा मुश्किलात होंगी और डॉक्टर्स की, अब देखें डॉक्टर्स की तो खेप की खेप अब निकलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप पहले पीआईसी से अपने डॉक्टरों की एक खेप जो है वो रिकवर बेचारे बड़ी बमुश्किल हुए, फिर सर्विसेज की बारी आई, अब जनरल हॉस्पिटल की बारी आ गई है, इसके बाद अब म्यू देख लें, फिर जिना देख लें। आप सरकारी अस्पतालों में इतना ज़्यादा फ्लो होता है और इतने ज़्यादा मरीज आ रहे होते हैं कि आप उनको, आपके ऊपर टाइम ही नहीं होता कि आप उस पर प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। और जो चीज़ें उनको बेचारों को अवेलेबल हैं वो तो कई दिन पहन के फिर रहे हैं, उनको तो डेली बेसिस पे भी चेंज करने के लिए इक्विपमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। लग रहा है कि हम देख रहे हैं जितने भी हमारे फ्रंट लाइन के लोग हैं अब ये बहुत बड़ी तादाद में मुतासर होना शुरू हो गए हैं। खुदा ना खास्ता अगर अब डॉक्टर्स इतने मुतासर होना शुरू हो जाएंगे, कौन करेगा अस्पतालों में? और पुलिस को देखें, पुलिस के जवान लाहौर शहर में सबसे ज्यादा हुए। और मैं इस हुकूमत को वलीउल्लाह की थोड़ी तरफ भी कहता हूँ कि ये वली हैं सारे। और जिस तरह मिनिस्टर हेल्थ ने कहा जी कि लाहौर जो है वो एक मरकज बन जाएगा, ठीक है जी, और कोरोना का मरकज बन जाएगा, वबाई जो है वो मर्ज हो जाएगा और न्यूयॉर्क की तरह, स्पेन की तरह, इटली की तरह हम उनको तो पहले इल्हाम हो गया ना। इस इल्हाम के बावजूद आप इतनी ईज देते जा रहे हैं, वो समझ से बाहर है। फिर इसका मतलब है कि रूल कौन कर रहा है? अगर आपकी बतौर मिनिस्टर पंजाब नहीं सुनी जाती, आपकी बतौर मिनिस्टर इंडस्ट्रीज नहीं सुनी जाती, अगर आपके बतौर वज़ीर आला पंजाब और किसी जगह पे नहीं, आप वफाक को ही पाबंद करना है आपने। देखिए हर इलाके के सर्कमस्टांसिस मुख्तलिफ हैं, ऐसे ही लाहौर शहर के हालात मुख्तलिफ हैं, लोधरा के मुख्तलिफ हैं, गुजरांवाला के मुख्तलिफ हैं, साहिवाल के मुख्तलिफ हैं। तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल आपको एरियाज को ट्रीट करना है, इलाकों को, रीजन्स को ट्रीट करना है, इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर मुख्तलिफ गलियों को, यूसीज को, मोहल्लों को अलग ट्रीट करना है, तो फिर ही आप बच सकते हैं। आप कहते हैं जी कि पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में ये हालात हैं तो लाहौर शहर भी जो है बच जाएंगे तो बस ठीक है। एक तरफ आप खुद डरे हुए हैं, एक तरफ आप खुद इसको वबाई मरकज करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद बारहा इसको बार बार कह रहे हैं। मिनिस्टर हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितने ज्यादा घबराए हुए थे मार्केटों में जाके। इससे क्या अंदाजा होता है कि आप खुद क्लियर नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि आगे क्या हालात होने वाले हैं। प्लानिंग किस ट्रैक पे जा रही है ये समझ से बाहर है। प्लानिंग के आखिरी बताना करूंगा कि आपने बाजार मार्केटों में तो बच्चों, बड़े, बूढ़ों, औरतों का जमे गफीर छोड़ दिया, पार्क आपने स्टिल बंद रखे हैं, आपने मज़ारात भी खोल दिए, हर चीज खोल दी, लेकिन पार्कों की बंदिश की समझ नहीं आ रही, जहां पे एक ओपन एरिया होता है और आप 2-2, 3-3, 4-4 लोग मुख्तलिफ थोड़ा सा जा सकते हैं। तो ये थोड़े से फैसलों में कुछ ये वीक डिसीजंस भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, ईद की आड़ में आपने, ताजिरों ने कहा कि जी हमने दुकानें खोली हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए, फिर आप देख रहे हैं कि आप हर चीज़ ईद की आड़ में करते चले जा रहे हैं। अब थिएटर्स मालिकान भी मैदान में आ गए हैं कि सिनेमा और थिएटर खोलें, ईद है। अब वो एहतजाज की धमकी दे रहे हैं, मॉल रोड पर धरना दिया जाएगा। ये सब चीज़ें क्या हैं? अब क्या आप ईद की आड़ में या लोगों के एहतजाज के जोर में आके, या फिर ये कह के कि अच्छा बाकी जगहों पर रिलीफ दिया गया है, यहाँ पर भी आप ईज आउट कर दें, हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं? इस तरह तो ये काम सिलसिला शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली हम ना इस ट्रैक पे जा रहे हैं कि अगर ईद के बाद इनको प्रॉपर लॉकडाउन ना करना पड़ा और प्रॉपर लॉकडाउन इन्होंने ना किया तो हालात बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा ये आसानियाँ दिए जा रहे हैं, लोगों को मिक्सअप होने के चांसेस दिए जा रहे हैं, लोगों को गुत्थम गुत्था होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। आप क्या समझती हैं कि ये जो हॉल्स हैं और ये जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं, बहुत सारे तो बहुत अच्छे हैं जी, VVIPs हैं, उनकी टिकट्स भी बहुत महंगी है, लेकिन हमारी क्लास तो 90% जो है वो दूसरी है। बिल्कुल जिन्होंने मुख्तलिफ शहर के दीगर थिएटर है, उन्होंने आपके सिनेमा हॉल्स में जाना है और वहाँ पे जो सफाई के हालात आम दिनों में होते हैं वो आप देख लें। वहाँ पे बंदे जो अंदर बैठे शो देख रहे होते हैं, उतने बंदे बाहर अगले शो के लिए खड़े होते हैं। आपके पास तो सांस लेने का टाइम नहीं होता, तो बंदे पे बंदा जो है वो चढ़ा होता है। वहाँ पे हालात ये होते हैं कि सफाई तो दरकिनार, डिसइंफेक्शन तो सोचे ही ना आप कि किसी भी हॉल या थिएटर की जा सकेगी। और अगर इसको भी इजाजत भी दी जाए तो फिर मार्केटों की तरह कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा?
और कौन इसको इंश्योर करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप जगह जगह लोगों को भेजें, मॉनिटरिंग कराएं, चेक एंड बैलेंस रखें। कल मॉनिटरिंग का हाल देखें जी, मिनिस्टर आपके ट्रांसपोर्ट जो है वो लारी अड्डा बादामी बाग फिरते रहे हैं और उन्होंने खुद तो अपने आप को मास्क से कवर किया हुआ था, लेकिन जो आसपास लोग थे उनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। लारी अड्डे पे जो हालात है वो खुद बेचारे बचते बचाते टकराते मिनिस्टर साहब खुद फिर रहे थे वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपके हालात ही मार्केटों में ये होंगे, बाजारों में, अड्डों पे, ईद के दिन है, ईद के दिन में आप जरूरी काम तो करें, समझ आती है, बिल्कुल, लेकिन कुछ तफरीह जो है वो आपको सेक्रीफाइस करनी, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो सेक्रीफाइस पूरी दुनिया में की गई है। आप देखें पूरी दुनिया में 2 से 3 घंटे के लिए पार्कों में इजाजत दी गई है कि आप महदूद वक्त में जाएं, एक फैमिली अपने महदूद बच्चों के साथ या जो भी फैमिली वो उतने बंदे जाएं और 3 घंटे बाद वो बाहर आ जाएं, उनको इजाजत दी गई है। लेकिन स्टिल सिनेमा हॉल, वहाँ पे जितने भी इस तरह के सोशल गैदरिंग के हैं, क्लब्स हैं, मुख्तलिफ सोशल कम्युनिटी के एरियाज हैं, उनको बंद रखा गया। बिल्कुल ऐसा ही। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब सीएम साहब ये कह रहे हैं कि माजी में हकदारों को उनका हक नहीं मिला है, तो अब हकदार जो हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं, मुस्तहिक अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम हर रोज़ ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि किस तरह जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है उनकी तस्वीर बनाई जा रही हैं, तो ये हकदारों को हक दे के ये किया जा रहा है। खैर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मुस्तहिक खानदानों में अब तक 7 अरब 87 करोड़ रुपए तकसीम कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि माजी में जो हकदार थे उनको उनका हक नहीं मिला। अब हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि किन लोगों को एहसास इमदाद प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं, किन लोगों को नवाजा जा रहा है, अभी भी हकदारों को उनका हक तो नहीं मिल रहा। दुरे ने आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इस बात में ये कहूँगा कि वज़ीर आला साहब, आप ही की तो ये तर्जमानी है जी कि कोरोना में सियासत नहीं करनी चाहिए। आप ही ओपोजिशन को अड़े हाथों लेते नजर आते हैं, तमाम आपके वुज़रा A to Z कि जी ओपोजिशन कोरोना में सियासत कर रही है। अगर नहीं कर रही तो फिर ये माजी का आपके हर रोज फयाजुल हसन चौहान साहब के कोई ना कोई बयान रहे हैं, लेकिन आपको इसके ऑल्टरनेट ऑपोजिशन का कोई बयान नजर नहीं आ रहा। जब वजीर आला पंजाब खुद ही कहेंगे कि माजी में मुल्क को लूट लिया गया जी और हमने कोरोना इमदाद को बड़ा कर दिया, तो ये कोई एहसान की बात तो नहीं है ना। ये सिर्फ बात ये है कि आप हमारे टैक्सों के पैसों से, लोगों के टैक्सों के पैसों से मैनेज करके उनको ही इस मुश्किल हालात में अगर उनका पैसा लुटाया जा रहा है तो क्या कोई हुकूमत इस पे एहसान कर रही है? बिल्कुल। और क्या कोई ये कहने का जवाज होता है कि जी माजी में भी लूट लिया गया थी? एक तरफ आप कह रहे हैं जी सियासत ना करें, दूसरी तरफ उनके किसी बयान में भी आपको अगर कोई सियासी ताना नजर ना आए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कहां से लोगों से इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, सब लोग आपको इमदाद दे रहे हैं, अब वही इमदाद आप लोगों में बांट रहे हैं। आप ताजरों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप सनतकारों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा किया, आपने ज़कात और बैतुल माल का पैसा भी इस फंड में डाल दिया, ठीक है, आपने ईदी से पैसे लिए, आपने ईदी से पैसे ले लिए, आपने पैसे इकट्ठे करने वालों, लोगों को ज़कात देने वालों से भी अगर ज़कात का पैसा इकट्ठा कर लिया है तो मुझे ये बताया जाए ये हुकूमत के कौन सा ऐसी बड़ी बात हो गई है जो माजी में नहीं हो रही थी जनाब, और माजी में जो लूटा गया आपको ये बयान क्यों देने की जरूरत पड़ गई? हमें यकीन है जी, हमने मान लिया कि बड़ा एहसास प्रोग्राम जो है ना वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन हमें डाउट उसकी जो है फंक्शनिंग पे है, हमें डाउट उसके तरीक़ाकार पे है, हमें डाउट उसके तरसीली निज़ाम पे है, हमें डाउट उसके आइडेंटिफिकेशन के निज़ाम पे है। हम रोज़ लोगों से मिलते हैं तो हमें 8 से 10 लोग ऐसे भी मिलते हैं 50 लोगों में जो कहते हैं कि हम जेन्युइन थे, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि हम मुस्तहिक हैं, हमारी नौकरियां नहीं रही, हम बिजली के बिलों से, पानी के बिलों से, तमाम चीज़ों से साबित कर सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा मुस्तहिक और डिफ़ॉल्टर हैं। हम अपने बैंक अकाउंट से इवन साबित कर सकते हैं कि हमें 3-3, 4-4 माह की तनख्वाहों की और बेरोजगारी का सामना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक लंबे तवील इंतजार में डाला हुआ है। और मैसेज करके पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि आपका डाटा अभी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन हो रही है, आपको बताया जाएगा, जल्द बताया जाएगा। और इस दौरान अगर मुस्तहिक खानदानों में इन्होंने 7 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं तो अब इस स्पीड से कितनी देर और खर्च करेंगे? लोग तो अभी भी भूख का शिकार हैं। अच्छा, आप ये देखें कि इन हालात में भी आप ऑपोजिशन पे तनकीद कर रहे हैं और अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, माली मुआवनत का सबसे बड़ा प्रोग्राम आप लेकर आए हैं, लोग रो रहे हैं। चले वो तो छोड़ देना, आवाम के पैसे थे, आपको अभी भी जगह जगह जो है लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम किन लोगों को नवाजा जा रहा है?
सबसे बड़े प्रोग्राम के नतायज हमने अभी भी देखा, जो दिहाड़ीदार मजदूर सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो वैसे नजर आ रहे हैं। जो लोग हम फर्स्ट लॉकडाउन के कोरोना वायरस से जो लोग हमने देखा पहले दिन से सड़कों पर थे वो आज भी मौजूद हैं। जिन लोगों के मसाइल हमने देखा पहले दिन से थे वो आज भी जूं के तू हैं। तो फिर ये किन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं? इतना बड़ा प्रोग्राम किन लोगों के लिए? ये बात तो मतलब मैं वो करूंगा कि जिसको तस्दीक शायद आप कर भी लें कि ये कौन सा डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें मुस्तहिकीन जो हैं वो पहले वाले ही सारे मुस्तहिकीन जो कई सालों से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ज़कात ले रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मदद ले रहे हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मदद से ले रहे थे, आपने उनका डाटा भी समहाउ शामिल किया, आपने बैतुल माल का डाटा भी शामिल किया, आपने अपना जो असल में क्वेश्चन ये है कि जो आपने अपना डाटा शामिल किया ना उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों ने सियासी बुनियादों पर अपने इलाके में, मोहल्ले में, यूनियन काउंसिल्स में मुख्तलिफ लोगों को पिक एंड चूज किया है। जो जब शहरी ये बात करते हैं जी कि पिक एंड चूज चल रहा है और हमें सिर्फ इस वजह से नहीं किया था कि हमारी कोई मिनिस्टर तक अप्रोच नहीं है, हमारी कोई एमपी तक अप्रोच नहीं है, या हमारी कोई यूनियन काउंसिल के किसी पॉलिटिकल वर्कर तक अप्रोच नहीं है, या हमारी किसी टाइगर फोर्स में कोई जानने वाला बंदा नहीं है, तो जब ये बात करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर यही हालात रहे तो कुछ अरसे बाद जिम्मेदार इदारे और जिम्मेदार जो आला निज़ाम है वो खुद इनसे डिमांड करेगा जी बताएं ये आपने 7 अरब 87 करोड़ कहाँ खर्च किए हैं और आप उसका डाटा दें। और फिर सानिया निश्तर साहिबा की तरह कहा जाएगा कि जी ये तो बड़ा सेंसिटिव डाटा है, अगर हम इस तरह देना शुरू हो गए तो जी हम तो नहीं दे सकते। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आती हैं, डाउट वाली चीज़ें आती हैं। और सियासत की बात है कि ओपोजिशन को तो अपनी पड़ी हुई है, बिल्कुल ओपोजिशन को आपने डिफेंसिव करने के लिए पहले उनके खिलाफ बयान दे देते हैं कि जी कोई सियासत ना करे, जब वो नहीं कर रहे होते तो खुद सियासत करना शुरू कर देते हैं और हर पॉइंट पे पॉइंट स्कोरिंग करने के साथ ताना जरूर। और ये टाइम ऑपोजिशन का है कि वो एक्टिव हो जाए, वो पॉइंट स्कोरिंग करे, exactly, वो जो है शोर में जाके, मैं वही कह रही हूँ ना, उनके पास तनकीद का जबरदस्त मौका है, लेकिन हमें ऑपोजिशन जो है वो चुप नजर आ रही है और यहाँ पर हमें हुकूमती अरकान जो है वावेला मचाते नजर आ रहे हैं। देखें अगर ऑपोजिशन को नहीं पता कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और उनके इलाकों में जो वर्किंग है, उनको नहीं पता एक मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने वोटर मुस्तहिक हैं, चाहे वो पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि ग्राउंड पे जाकर हमें हमेशा नजर आई है, एक्टिव नजर आई है, उनके एमपीएस एमएनएस, जब भी डेंगू का हमने देखा हुआ, पोलियो का हुआ, तो ये हमें ग्राउंड पे लोग नजर आए हैं। सबसे बड़ा डाटा तो वर्कर्स का उनके पास है, वोटर्स का डाटा उनके पास है। लाहौर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी मैं किसी सूबे के जिले की बात कर रहा हूँ, तो लाहौर में जितनी करीब उनके पास है, अगर वो आज एक्टिव हो जाएं, क्रॉस चेक करें, तो वो बाय गली के हिसाब से, यूनियन काउंसिल के हिसाब से वो एक एक बंदे की तस्दीकी का अमल कर सकते हैं जी कि किसको पैसे मिले किसको नहीं मिले। और दिहाड़ीदार बंदे का तो ये हाल है कि आपने जो है सर मुड़वाते वाले पड़ने वाली मिसाल है कि आपने उनको ईज तो किया ही किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो आपने साथ ही ईद की छुट्टियां अनाउंस कर दी, अगले 10 दिन तो वैसे काम नहीं है उनके पास, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन का उनको जो डेफिसिट है वो कौन पूरा करेगा? सही। और कई उठाने वाला बेचारा, दरांती उठाने वाला माली, उसके बाद बेलचा उठाने वाला मजदूर या दाबड़ा उठाने वाला जो मजदूर है, वो कहां से एहसास प्रोग्राम में एसएमएस करेगा? ये हकीकत इसी तरह से रहेगी, ये बयानात इसी तरह से आते रहेंगे। अब सियासत भी तो करनी है, कहा तो ये जा रहा है कि हम सियासत नहीं करें, लेकिन भरपूर सियासत की जा रही है, अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। ऑरेंज लाइन का मुस्तकबिल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें अब एक के बाद एक जो चीजें नजर आ रही हैं उसके बाद अंधेरे में डूबता हुआ ही नजर आ रहा है। ऑरेंज लाइन के 10 करोड़ जब्त कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का फंड्स की बहाली के लिए हुकूमत को खत, क्या कहेंगे दुर्रे? अच्छा, इनकी कोई कल सीधी नहीं है। देखिए, आपका ये मौकफ था कि जी पंजाब हुकूमत मौशी बदहाली का शिकार है, तो जितने इजाफी अखराजात है बंद कर दें, जितने इजाफी अखराजात है ख़त्म कर दें, जितने भी बड़े आपके काम हो रहे हैं उनको रोक दें, मान लिया। लेकिन वज़ीर आला पंजाब खुद चेयरमैन हैं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनके अपने एलडीए के अंदर एजाज़िये लिए जा रहे थे, उनके कोरोना का बहाना बना के उनसे वहां पे इजाफी तनख्वाहें अफसरान ने बटोर ली और वज़ीर आला साहब को नहीं पता था। इसके बाद जो बाकी इदारे हैं, जिस तरह LWMC में काम किया गया, वासा में काम किया गया, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया गया, फ्रंट लाइन के काम करने वाले इदारे और उनके मुलाजमीन मुंह देख रहे थे, आपको नहीं पता था। उसके बाद जितने भी तमाम तर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद हो के अब खंडर बनने को आ गए हैं। 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद पड़े हैं, एक मोरिया पुल के फंड्स आपने जब्त कर लिए, ऑरेंज लाइन के फंड्स आपने जब्त कर लिए, लाहौर शहर के 3 नए बड़ी शाहराहों के प्रोजेक्ट के पैसे थे वो आपने जब्त कर लिए, लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्ते पे गेट्स बनाए जा रहे थे वो बंद पड़ा है,
कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका मैं जिक्र करूं कि वो खंडर बन गया है। इस वक्त सिर्फ वो पैसे जो पीएचए ने यूटिलाइज कर लिए थे, पीएचए को आपने एलोकेट किए पैसे, उन्होंने काम करा लिया, मट्टी डलवा रही, ऑरेंज लाइन के नीचे पूरा भल डलवा दिया, दरख्त लगाने पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया। पेमेंट्स करने का टाइम आया तो आपने एम्बार्गो लगा दिया, आपने कहा कि जी ये पैसे नहीं होंगे, ये पैसे तो वापस जा रहे हैं। हालांकि ये सीपैक का प्रोजेक्ट है, ऑरेंज लाइन का, ये उस प्रोजेक्ट के साथ अलाइन और डिक्लेयर्ड है। आपका ये तरजीह प्रोजेक्ट है, सीपैक का प्रोजेक्ट है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं? आप इसके फंड्स किस तरह ले जा सकते हैं? और जिन महकमों के फंड यूटिलाइज हो सकते हैं, हो चुके हैं, आप उनको कैसे वापस ले सकते हैं? ठीक है, जिन्होंने ना अहली दिखाई, जिन्होंने फंड्स इस माली साल में यूज नहीं किए, आप ले लें, आपने वापस ले लिए। जो पैसे इजाफी पड़े थे आपने रोक दिया जी कि कोई अयाशी नहीं करेगा, कोई किसी किस्म के जी पैसे फजूल नहीं लगाएगा। उसके बावजूद भी आपकी चेयरमैनशिप के नीचे एलडीए ने जो अंधेर नगरी मचाई है वो अपनी जगह एक क्वेश्चन है। तो मैं ये सिर्फ कहूंगा कि फिर फंड ही लेने हैं तो फिर मेरे अकाउंट्स में भी अगर 10-15 हज़ार रुपए पड़े हैं तनख्वाह वाले अकाउंट्स में, वो भी जब्त कर लें, आपके भी जब्त कर लें, बाकी शहरियों को भी जब्त कर लें कि जी मुल्क में बड़ी कोरोना की इमरजेंसी चल रही है तो आप उनके अकाउंट से भी जब्त कर लें पैसे। मुझे अब ये खौफ आना शुरू हो गया कि खुदा ना खासा इनका कबीना को कोई ये बंदा मशवरा दे दे कि जिसके अकाउंट में कुछ इजाफी पैसे पड़े हैं तो वो हुकूमत उनको भी मना कर दे जी कि आप बैंकों से पैसे नहीं निकलवा सकते। कुछ बईद नहीं है। ये बातें हम पहले तनकीदी अमल से सोचते थे लेकिन इनसे कुछ बईद नहीं है। मैंने तो ये देखा है ऑरेंज लाइन जानबूझ के अब इस पे कन्विंस होता जा रहा हूँ कि नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि जब तक बस रैपिड पेशावर नहीं चलेगा ये ऑरेंज लाइन नहीं चलेगा, इसकी वजह से रुका हुआ है। मैं इस पे कन्विंस हो गया हूँ। और अब पेशावर के कॉन्ट्रैक्टर को आपने फिरदौस मार्केट जैसा इंपॉर्टेंट अंडरपास दे दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी को काम किस बुनियाद पे देते हैं? आप देते हैं फाइनेंशियल वर्थ, आप देते हैं उसकी कारकर्दगी और उसका एक्सपीरियंस। ठीक है जी, आप कारकर्दगी तो पेशावर में आप उठा के देख लें, मैं नहीं बोलूंगा। एक्सपीरियंस में जो उन्होंने ऑरेंज लाइन के साथ किया वो भी आप उठा के देख लें। फाइनेंशियल की जो बात है उन पे केसेस रहे, अब केसेस क्लियर करवाने जाए जा रहे हैं एंटी करप्शन में दीगर, वो और कहानी है। भाई तीनों पॉइंट्स पे जब वो एलिजिबल नहीं है तो आपने कैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? और 4 महीने के अंदर आप जो लाहौर शहर के साथ होने वाला है फिरदौस मार्केट पे, वो ना गुलबर्ग जा सकेगा शहरी कोई, ना क्रॉस करके कैवलरी जा सकेगा, ना क्रॉस करके डिफेंस और कैंट के एरियाज में जा सकेगा, ना वो एमएम आलम रोड को जाएगा और ना वहां से सारे लाहौर की इस तरफ आएंगे। ये हम देखेंगे क्योंकि आगे मानसून भी है। 4 महीने का ये प्रोजेक्ट अगर 4 महीने से आगे ना गया तो ये भी आज एक बड़ी कहानी होगी और हम फिर प्रोग्राम में कहेंगे जी जनाब हम माफी मांग लेते हैं, हमने बड़ी गलत है। मुझे तो ये लगता है कि ख्वाब ही रह जाएगा जो कभी पूरा होगा। अभी इसकी हकीकत जो है बहुत दूर नजर आ रही है। खैर महंगाई पे हमने बात करनी है। ईद की आमद है और चिकन जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है अब वो महंगा होता चला जा रहा है। हमने कल देखा कि कल पूरे शहर में सप्लाई बंद कर दी गई थी, फिर हड़ताल का ऐलान किया गया और आज हम महंगाई की आवाज़ सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कल हमने देखा कि शहर में मुर्गी की सप्लाई बंद थी और फिर पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया गया। कल तक हम खबर ये सुन रहे थे कि अब चिकन सस्ता हो जाएगा, लेकिन सुबह जो हमने रेट देखे उसमें 14 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब जब हड़ताल ख़त्म हो गई है अब कीमतों में इजाफे का जवाब क्या है मेरी समझ से बाहर है। दुरनयाब आप बता दें। देखिए जी एक स्टंट था सिर्फ कि इस रजीम में जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है और जो ब्लैकमेलिंग की सारा सूरत हाल हर इंडस्ट्री कर रही है, उसमें ये भी बहती गंगा से हाथ धोने में पीछे ना रह जाएं। तो इनका भी ये ख्याल था कि हम थोड़ा पहले गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, उसके बाद ईद से एक दिन कबल जितने फायदे हासिल हो सकते हैं वो हम कर लें, क्योंकि ईद वाले दिन नए कपड़े पहन के तो कोई भी जाके मुर्गी का गोश्त नहीं खरीदेगा, कोई जाके गोश्त के फट्टे पे नहीं खड़ा होगा, किसी काउंटर पे जाके मुर्गी के या किसी स्टोर पे जाके गोश्त लेता नजर नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली जो 3 दिन है ना, आज का दिन मिला लें, कल का, और अगर परसों ईद नहीं होती तो उसका भी, ये गोल्डन टाइम है। और इसमें ये जो 15 से 20 रुपए का इजाफा है ये उनका अपॉर्चुनिटी टैक्स समझ लें जी कि ये अपॉर्चुनिटी से उन्होंने लेना है। अब चूंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई उस तरह से नहीं है, मुर्गी का गोश्त तो ये खुद ही बैठ के तय करते हैं मार्केट में और अनाउंस कर देते हैं जी आज इतना होगा, और उसके बाद आप अल्लाह के फजल से पाबंद होते हैं जी वो पैसे देने के, और उसके बावजूद भी उसको फॉलो नहीं किया जाता। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो नहीं जाते, तो शहरी कहीं पे 285 दे रहे हैं, कहीं पे 280 दे रहे हैं, कहीं पे 290 दे रहे हैं। हुकूमत के रेट कहाँ है? हुकूमत माह मुबारक में ये जो दावे किए गए थे पहले दिन से, आटा महंगा,
दालें महंगी, अब मुर्गी ईद का मुबारक दिन आएगा, खुशियों भरा दिन है, वहाँ पर भी अवाम की जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। मियां असलम इकबाल साहब हमें हाथ से एक्टिव नजर आए हैं। माह रमजान में उन्होंने 2-3 दफा मार्केटों का दौरा भी किया है, महंगाई कम नहीं हुई। अब मुझे इस मामले पे भाई हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से ये चीजें खुद करवाई जा रही हैं। देखें, आप ने पहले ही अवाम को उनके जब हाल पे छोड़ दिया है। अगर आप कोरोना को उठाएं, आपने कहा जी कोरोना पे भी अवाम को हाल में छोड़ दें, जो अल्लाह ना करे मुतासिर हो गए, जो रह गए, जो इससे निकल गए, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। आप तो इस पॉलिसी पे जा रहे हैं। इसी तरह आपने कहा जी महंगाई में अवाम को जाने दें, अवाम इतने बेचारे तरसे हुए हैं, घरों में बैठे मैसूर इतने अरसे से बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, उनको मार्केट में छोड़ दें, उनको 10 रुपए की चीज़ 20 में भी दे देंगे, वो ले लेंगे जाके, और हम जो है ना वो बरील ज़िम्मा हो जाएंगे। हम सिर्फ दौरे करके यकीन करें, इत्मीनान कर लेंगे कि जी बहुत अच्छे इंतजाम हो रहे हैं। हकीकत में आप देखें तो इस वक्त अवाम पिस रही है। बिल्कुल ऐसे। मैं बहुत सारे जाती लोगों को ऐसे तौर पे जानता हूँ जिन्होंने शायद पूरे रमज़ान जो है वो 500 रुपये लीमू की वजह से स्कंजवी भी ना पी हो। ऐसे ही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फल जो है वो सिवाय 1 या 2 आइटम्स के तीसरा कोई फल ही ना खाया हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 दिन से ज्यादा की शॉपिंग राशन करने की पोजीशन में भी ना हो। तो आप इस कैपेसिटी में लाहौर शहर जैसा, जहाँ कहा जाता था कि अपॉर्चुनिटी का मरकज है और यहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार के मौके हैं, यहाँ के लोग खुशहाल हैं पंजाब के दीगर शहरों पे, अगर उनका हाल है तो अनाज जनूबी पंजाब का क्या हाल होगा? बिल्कुल सही कहा। पंजाब के दीगर अजला का क्या हाल होगा? और महंगाई इस कदर है कि ये आपको ईद पे पता लग जाएगा कि लॉकडाउन ईज होने के बावजूद भी कितनी को दावतें होंगी, कितने भी लोग दूसरों को खानों पे इनवाइट कर रहे होंगे, कितने कोई लोग एक दूसरे को डिशेस बनवा के भिजवा रहे होंगे, आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा। और अगर इसी चीज से अंदाजा भी हुकूमत नहीं कर पाती तो फिर हुकूमत को अपने जो किरदार पे दोबारा सोच लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं कीमतों में अब ये जो इजाफा किया जा रहा है इसका जवाब क्या बताया जा रहा है। हसन बताइएगा, हड़ताल खत्म कर दी गई है, मामलात हल हो गए हैं, अब कीमतों में जो इजाफा किया गया है चिकन की उसका जवाब क्या बताया जा रहा है, और फिर आज सब्जियों की कीमतें क्या हैं ये भी हमें बताइएगा। हसन से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है और फिर की कीमत में भी इजाफा किया गया है, यानी हर तरह से कोशिश ये की जा रही है कि आम आवाम जो है उससे 2 वक्त की रोटी भी छीनी जा सके। की जा रही है कि ये चीज़ें अब एक दफ़ा नापैद कर दें, उनकी शॉर्टेज कर दें, शॉर्टेज करके उसके अंदर 10-10, 15-15 रुपए एड ऑन कर दें और फिर मार्केट में जो है वो पेश की जाए ताकि लोग जो है वो ले लें। ये मसनूई महंगाई, मसनूई जो आपकी इसमें किल्लत है उसको पैदा करके जो मुनाफा उठाया जाता है उसके अंदर भी कोई रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कल को फिर कमीशन बनेगा ना, और फिर ये कहेंगे चूंकि आटे में और चूंकि मुर्गी के गोश्त के अंदर, सब्जियों के अंदर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, वो उनके रेट्स को डिफाइन नहीं कर सकती थी, तो इतनी लूटमार हो गई और अवामों की जेबों से इतना पैसा निकाल दिया गया। लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि आप भी कहीं पे कोई किरदार अदा कर रहे थे, मंडियां भी आपके पास थी, मार्केट कमेटी आपके पास थी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आपके पास थे, आप कम से कम उनसे जरा पूछें कि ये क्या रेट्स के मामला थे जब चीज तय हो गई है। बिल्कुल ऐसे, जब खुद सब कुछ कराया जा रहा हो और जब महंगाई हो रही है, आप ठंडे कमरों में बैठे हैं, फिर कौन पूछेगा? फिर कोई भी नहीं पूछने वाला। तो हसन से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी हसन बताइए। जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों, फलों और इसके साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात कीजिए तो कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती। और ख़ासतौर पे अगर सबसे पहले मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात कीजिए तो मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक ही रोज़ में 14 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 284 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए माह रमज़ान की तो यकम रमज़ान से लेके अब तक मुर्गी का गोश्त जो है वो 72 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है। जबकि अगर सब्जियों की कीमतों की बात कीजिए तो लीमू आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए फलों की तो फल जो है वो आम आदमी की पहुँच से दूर नज़र आते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम, अब माह रमज़ान जो है वो अपने अख्ताम की तरफ पहुँच चुका है और अब ईद आने वाली है, तो ईद पे ही आवाम को रिलीफ दे दें और ख़ास तौर पे जो अशिया ज़रूरियाँ हैं जिसमें सब्ज़ियाँ, फल और इसके साथ साथ मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमत को कंट्रोल करें ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को ईद के दिनों में सस्ती अशिया जो है वो दस्तयाब हो सकें।
ठीक है हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हसन की जानिब से बताया गया है कि मार्केट में जो लोग आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। एक ही गुजारिश की जा रही है कि जो सरकारी निर्खनामा है या तो उस पर अमल दरामद करा लें, जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल कर लें। रिलीफ आवाम के लिए यही है कि आपने जो चीज़ें वहाँ पर मुहैया की हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो और साथ ही साथ जो सरकारी निर्खनामा है उस पर अमल हो जाए। थैंक यू सो मच हसन, आपने अपडेट किया हमें। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, घरेलू मुलाजिमीन के रूप में वारदातें करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पुलिस की पहचान ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया है। क्या कहेंगे दुर्नायाब, ऐप का इफ्तिताह किया गया है, बेहतरी आएगी कुछ? देखें, अगर ऐप का यूटिलाइजेशन जिस तरह से पहले की जाती थी, और आपको याद है कि 15 की और वो कॉल करने का सारा एक सिस्टम, यही हमने प्रोग्रामर में बैठ के डॉक्टर हैदर अशरफ थे DIG, उनके साथ एक लाइव एक तरीकाकार किया था और रैंडम कॉल करके उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत बेहतर हुई थी। तो अगर उस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन उसकी देखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस पर क्वेश्चन एक ये रेज होता है कि क्या पहली जो ऐप्स हैं पंजाब गवर्नमेंट की हैं, चाहे पुलिस की हैं, चाहे सिटी ट्रैफिक पुलिस की हैं या किसी की भी हैं, उन पे किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और उनके रिजल्ट्स जो हैं उनसे लोग मुतमईन हैं कि नहीं है। इसका पहला महीना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहले जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है गवर्नमेंट, उसके अंदर एतमाद का बड़ा फैक्टर होता है। अगर शहरियों को उनके मतलूबा नताइज नहीं मिलते तो वो बदएतमादी का शिकार हो जाते हैं। आपको याद है कि 15 पे भी एक वक्त ऐसा आया था जब लोग जो है उस पर एतबार ही नहीं करते थे और उसको कॉल करने से गुरेज करते थे। वो कहते थे कि या तो उन्होंने फोन नहीं उठाना, अगर उठा लेना तो उन्होंने आना नहीं है। और अगर कोई क्राइम सीन हो जाता है तो वो कितनी देर तक लोग उस पर जो है वेट करें कि जनाब अभी पुलिस आ रही है, जा रही है, कुछ कर रही है। आपका रिस्पांस टाइम ही बेहतर नहीं होगा तो इस तरह की चीजों का फायदा नहीं। और वहां पे 15 का जो है वो म्यार काफी गिरा, जिसके बाद फिर पुलिस को बड़ी मेहनत करके दीगर एप्स, दीगर फोर्सेस की तरफ, जिसपे फिर मुहाफिज बनाई गई, उसके बाद जामाज, पता नहीं कौन कौन सी फोर्स जो है इंट्रोड्यूस कराई गई और आज फिर पीरो है, फिर डॉल्फिन है। तो ये फिर आपको अगर एक चीज आपकी फ्लॉप हो जाती है, एक चीज के मतलूबा नताइज नहीं मिलते, तो फिर आपको उसको कवर करने और लोगों के शहरियों के जो एतमाद को बहाल करने के लिए फिर ज्यादा टाइम लग जाता है। अब एक और चीज होती है इस तरह की, जब आप चीजें मुतारिफ कराते हैं ना, क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर तशहीर नहीं की होती, लोगों को बताया नहीं होता, उसका इस्तेमाल नहीं बताया होता, मतलब आसानी लोगों के लिए नहीं की होती ना। जब लोगों को एक चीज का पता ही नहीं है कि ये क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। अब देखिए ना, आप पब्लिसिटी का मकसद क्या होता है? आपके पास दर्जनों ऐप्स हैं, आपके पास खाने पीने की ऑर्डर करने की ऐप्स हैं, आपके पास ग्रोसरी शॉप्स की ऐप्स हैं, आपके पास मुख्तलिफ स्टोर्स की ऐप्स हैं और आपके पास बैंकों की ऐप्स हैं, और वो इस पे इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए कि पूरे डेमोन्स्ट्रेशन सेशन जो हैं वो चलाए जाते हैं। इसका मकसद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यही होता है कि लोग उससे फेमिलियर हो जाएं। बिल्कुल ऐसे। इधर ऐप्स बन जाती हैं, खबर में हम खबर दे के रिपोर्टर बैठ जाते हैं, आप डिस्कस कर लेती हैं, उसके बाद कुछ नहीं पता कि ऐप को कैसे चलाना है, ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है, ऐप के अंदर कौन से फीचर्स हैं, ऐप के अंदर इस्तेमाल का क्या तरीकाकार है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन होना जरूरी है। पंजाब पुलिस जहाँ पे अपने कारकर्दगी दिखाने के लिए लाखों रुपए की तशहीरी मुहिमें चलाती है, तो कम से कम शहरियों को अवेयर करने के लिए कोई तशहीरी मुहिम चलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरह की चीजों का तभी फायदा होगा जब लोगों को इनके बारे में पता होगा। अगली खबर की तरफ जाते हैं। ईद पर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है और LWMC की जानिब से ये बताया गया है। अब शहर साफ सुथरा रहना, 6 छुट्टियां हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये बड़ा चैलेंज भी है मेरे ख्याल से। देखें, अब जब घर में इंसान होता है और ईद के दिन है, त्यौहार है, मेहमान है, आना जाना है, तो जो डेली आपका कूड़ा करकट होता है उसकी एवरेज बढ़ जाती है, रूटीन से ज़्यादा हो जाती है। फिर वो ज़्यादा कूड़ा शहर में जनरेट होता है, आप उसको कैलकुलेशन के लिए उसको जो करते हैं उठाने के, उसके बाद डंप करने, फिर डंपिंग साइट तक ले जाने का, वो सारा प्रोसेस जो है वो भी एनहांस हो जाता है। आपको ज़्यादा मशीनरी चाहिए होती है, ज़्यादा आपको लोग चाहिए होते हैं, ज़्यादा आपके पास मामलात होते हैं, फिर आपके जितने भी वर्कर्स हैं वो तो ज़्यादातर, चलें आपने कहा हमारे मसीह भाई हैं सारे, वो जो इतना मेहनत तलब काम कर रहे हैं, इतना मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, वो तो हमारे भाई हैं, वो कर रहे हैं। आप ठीक है, आप उनको ईद उल फितर की छुट्टी नहीं देते, लेकिन तमाम मैनेजमेंट वो क्या करती है कि छुट्टी ना होने का रोना भी रो लेती है, कहती है जी कि हम तो ईद के दिनों में ड्यूटी पे रहे और 1 या 2 विजिट करेंगे वो।
मीडिया सेशन करवाएंगे जी, फोटो सेशन होगा, कोई एक आध मीडिया टॉक होगी, उसके बाद रात तक आपको ना किसी एमडी का पता होगा, ना किसी आपको डिप्टी मैनेजर का पता होगा, ना किसी सीनियर मैनेजर का पता होगा। वर्कर्स काम करते नजर आएंगे, वही बेचारे जगह जगह बैठे वर्दी पहने नजर आएंगे, या कहीं पे बैठे हैं, कुछ सफाई कर ली, कोई गाड़ी आ गई तो उसके अंदर कूड़ा उन्होंने डंप कर दिया, वो कूड़ा गाड़ी आगे ले गई। तो देखिए असल वर्क फोर्स जो है वो आपके वर्कर्स हैं, और ईद पे आप वर्कर्स को सिर्फ इसलिए अलाउंस नहीं दे रहे चूंकि वो मुसलमान नहीं है, चूंकि वो मसीह बरादरी ताल्लुक रखते हैं, तो आप उनको ईद अलाउंस नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे। बाकी सारे महकमे ईद अलाउंस ले रहे हैं जी, वासा वाले भी ईद अलाउंस ले रहे हैं, एलडी वाले भी ले रहे हैं, पीएचए टीपा हर इदारा जब ले रहा है, तो आप इनको सिर्फ इसी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे 15-16 हज़ार कमाने वाले सेंट्री वर्कर को अगर 1,000-2,000 आप ईद अलाउंस दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने उनसे 5-6 दिन काम लेना है, कंटिन्यूसली काम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ऐसे प्रपोजल्स जो हैं सिर्फ एक मजहबी बुनियाद पे उसकी तफरीक जो है वो नहीं होनी चाहिए, आपको उनकी कारकर्दगी और कामों की बुनियाद पे भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से अपना टाइम लगा के मेहनत कर रहे हैं, और फिर जब कोई मेहनत करे उसको सिला मिल जाए। और ये तमाम अफसरान जितने मैनेजमेंट है, इन्होंने ईद की छुट्टियां बाद में अपनी कैश करा लेनी है, या उन्होंने छुट्टियों के पैसे ले लेने हैं कि हमने छुट्टियां नहीं की तो हमें उसकी पे की जाए, या उन्होंने आगे उसको लेकर सियाती मकामात पे निकल जाना है। और ये गरीब वर्कर जो है बेचारा, ये अपने बिल्कुल ऐसे कोठरी में कमरे में पड़ा रहेगा, क्वार्टर में पड़ा रहेगा, और एक दिन रेस्ट करके अगले दिन दोबारा काम पे। बिल्कुल आपने सही कहा। अगली खबर में ऐड करना चाहूंगी, वक्त हमें दुर्ने अब आपका एक कमेंट चाहिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि अब मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग चाहिए हुकूमत की जानिब से भी कि यही ब्यूरोक्रेसी है, यही सरकारी मुलाजमीन है जो काम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद है गवर्नर साहब ने बड़ा आड़े हाथों लिया, बिल्कुल ऐसे ही, और लेकिन उनके आड़े हाथों लेने का फायदा ये हो गया कि आबे पाक अथॉरिटी का पीसीबल मंजूर फौरी हो गया जी, और काम हो गए, पैसे रिलीज हो गए, तो आप उनका जो मकसद था वो भी पूरा हो गया। लेकिन आप ये देखें कि 10% इजाफा तो आप उनका तजवीज़ कर रहे हैं, और ये हर साल होता है, बल्कि कई साल तो 15% भी होता रहा, उसके बाद 10% तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उनकी कारकर्दगी का जो आपने कहा जी कि हम सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी की बुनियाद पे सजा और जजा का फैसला करेंगे, हम उनकी जो प्रमोशंस हैं, जो उनके पैसे बढ़ाने हैं, तनख्वाहों में इजाफे हैं, उनका भी करेंगे। वो सेटअप कहाँ गया? यही बाबू हैं जिन पे आप सियासत तनकीद करते तो नजर आते हैं, लेकिन जब इनको कोई नकेल डालने की बात आती है, इनको सरकारी मुलाजिम बनाने की बात आती है, अवाम के ताबे बनाने की बात आती है, तो आप गायब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप मुराद जो दे रहे हैं, इन बाबुओं को मुराद किस चीज की दे रहे हैं? पूरी दुनिया में कटौतियां हो रही हैं, पूरी दुनिया में कट लग रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है कोरोना की वजह से हालात हो गए हैं। तो अगर आप एक साल सिर्फ सस्टेन नहीं करते, आप अपने तमाम तर जो पे पैकेजेस हैं उसमें कट ना लगाएं, आप उसी पे रहने दें, तो मेरा ख्याल है कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। लेकिन चूंकि सरकारी मुलाजमीन हमारे बाबू सेक्रेटेरिएट में बैठे बड़े बड़े सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स, उनको महंगाई के असरात बड़े महसूस होते हैं ना, आपको पता है जवाब यही होता है कि तनख्वाहें बढ़ानी क्यों जवाब है, बिल्कुल महंगाई हो रही है जी, अखराजात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, मामला बड़े खराब हो गए हैं, तो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में फिलहाल तरजीहात ये हैं, इनको नवाजा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आम बंदे का किसी को ख्याल नहीं है, इनका सोचा जा रहा है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया दुर्ने आप आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानेगा, हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन हमने देखा लाहौर जनरल अस्पताल के हालात क्या हैं, आपके साथ शेयर भी किए। 16 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, और हमने देखा जिसके बाद पूरा यूनिट जो है उसको भी बंद कर दिया गया। तादाद मरीज़ों की बढ़ती चली जा रही है। हम इंतज़ामात देख रहे हैं कि उस तरह से नहीं नज़र आ रहे। फिर जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, उनके लिए भी खातिर खा इंतज़ामात नहीं है, जिसकी वजह से फ्रंट लाइन पे काम करने वाले ये जो डॉक्टर्स हैं ये मज़ीद रिस्क का शिकार होते जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स और इसके साथ साथ पुलिस एहलकार अब सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो ओवरऑल अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, बचा किस तरह से जा सकता है, किस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं कि आपको मजबूरी के लिए हर सूरत घरों से बाहर निकलना पड़ता है। समटाइम हम देखते हैं कि पेशेंट की हालत इस कदर ख़राब होती है कि उसके साथ किसी ना किसी को जाना पड़ता है। तो फिर अब एहतियाती तदाबीर इसके लिए क्या क्या हो सकती हैं, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद ने हमें ज्वाइन किया है, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी लाहौर जनरल अस्पताल है, साथ ही साथ इंचार्ज कोरोना ICU HTU हैं। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है डॉक्टर साहब आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले लाहौर जनरल अस्पताल के हवाले से जो खबर आई है सामने, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं, उनका इस तरह से मुतासर होना और एकदम इतनी बड़ी तादाद में मुतासर होना लम्हा फ़िक्रिया है। मुझे अब खौफ ये है कि अगर डॉक्टर्स इतने मुतासर होना शुरू हो गए हैं तो इलाज कौन करेगा? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट ये उठाया है। हम सबका यही ख्याल है कि डॉक्टर्स जो हैं ज़ाहिर है कि उसके बगैर, जैसे ये फ्रंट लाइन हम कहते हैं कि फ़ौज है हमारी जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ मरीज़ों को इलाज फराहम कर रही है, पर इसमें अगर यही डॉक्टर्स बीमार होना शुरू हो गए तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इलाज करने के लिए कोई अवेलेबल ना रहे, अल्लाह करे ऐसा ना हो। पर इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स को जो प्रोवाइडेड गाइडलाइंस दी गई हैं उसके मुताबिक हर हाल में अमल करना चाहिए। लेवल्स शुरू ही से मीटिंग्स में लेवल्स बना दिए गए थे कि इस लेवल पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ये प्रोटेक्शंस करेंगे, इस लेवल पे ये, और जो बिल्कुल कोरोना के साथ पेशेंट्स के साथ डील करेंगे उनके ये होंगे। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की कि हर किस्म की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे डॉक्टर्स का भी हक बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि आजकल आपने देखा कि केसेस तो बहुत सारे आ रहे हैं और कोई पता नहीं कि कौन सा केस पॉजिटिव है, सस्पेक्टेड है या प्रोबेबल केस है। तो इसमें जब वो आते हैं, ओपीडी भी हमारे तकरीबन फंक्शनिंग हो रहे हैं, तमाम अस्पतालों के और काम हो रहा है, तो ज़ाहिर उनको वहाँ डॉक्टर्स ने देखना है। इसके बावजूद कि हमने टेलीमेडिसिन शुरू की, स्काइप पे शुरू किया, पर नंबर ऑफ पेशेंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा है और हमारा अलमिया यही है कि एक मरीज़ के साथ 10-10 लोग आ रहे हैं जी, अभी भी आ रहे हैं। इसके बावजूद कि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा सख्ती की गई कि उनको हम इस तरह डॉक्टरों के पास एंटर ना होने दें, फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना मरीजों को भी और उनके अटेंडेंट को भी। अब जाहिर है डॉक्टर बेचारे मास्क भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, जहाँ पे पीपीस पहनने के लिए कहा गया वहाँ पीपीस पहन रहे हैं, बट इसके बावजूद एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि आपने भी खबर बताई कि जनरल अस्पताल में काफ़ी डॉक्टर्स को कोरोना पॉजिटिव आ गया है, बट वजह उसकी शायद यही है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डॉक्टर लापरवाही करते हैं, पर जब मरीज को देख लिया उसके बाद जब मास्क भी उतारना है लोगों ने, फिर उसमें जो चीज़ें सारी आ रही हैं कि ऑब्वियसली आपका बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है ना? बहुत क्लोज कांटेक्ट है, वायरस बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है डॉक्टरों का। फिर डॉक्टर एक दो तो देखा, फिर वो दूसरे डॉक्टर्स में जब जाके बैठता है तो डॉक्टर से डॉक्टर को ट्रांसफर नहीं पता। मैं तो समझता हूँ कि मैं सेहतमंद हूँ, हो सकता है मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। आपको एक साथ 16 डॉक्टर्स अगर इसकी तशखीस हुई है तो ऑब्वियसली उसकी रीजन यही हो सकती है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इंतजाम बहुत मैटर करते हैं। आप वहाँ पर हॉस्पिटल में डिसइंफेक्ट स्प्रे होना, फिर जगह जगह सैनिटाइजर का मौजूद होना, फिर आप ये देखें कि डॉक्टर्स के लिए पीपीपी जो है वो इजाफी मैसर होना, क्योंकि अब हालात हमें बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें क्या इनफ सामान वहाँ पे मौजूद है? जी, मैं ये बात करूंगा। देखें, मैंने अभी बात की लेवल्स की, तो जो स्पेसिफिकली कोरोना आईसीयू, एचडीयू, कोरोना आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं उसमें तो पीपीस की कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है और इन्हीं लोगों को शॉर्ट पीपी पहनना है, क्योंकि हमें पता है कि जब मैं अंदर वार्ड में जा रहा हूं तो यहाँ सिर्फ मरीज वही हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो 24 घंटे पड़े हैं वहाँ पे, चाहे वो 20 मरीज हैं चाहे वो 50 मरीज हैं। तो उस एरिए में बंद आईसीयू कमरे में हम उनको जो तरीकाकार ट्रीटमेंट का दे रहे हैं उसमें भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि जनरेशन ज़्यादा हो रही होती, तो वो हाईली बर्डनड एरिया है। तो उसमें तो कोई किसी किस्म की यानी कि माफ़ी नहीं है कि हम कवर करके ना जाएं, पीपी पहन के ना जाएं। और गवर्नमेंट ने हमें इतनी पीपीज प्रोवाइड की हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स, पीजीज, सीनियर डॉक्टर्स राउंड करते हैं, वहाँ जाते हैं, उनके पास ये सारा कुछ है। पर अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं कि जो हम वार्ड में बैठे हैं, ओपीडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे पीपीज की खैर ज़रूरत नहीं है, तो मास्क जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर इसमें थोड़ी बहुत शायद वायलेशन हो जाती है। तो इस वजह से ही हम लोग ज़्यादा इसमें परेशान हैं कि डॉक्टर्स को वहाँ भी इतनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और इतना नॉलेज होना चाहिए हमारे डॉक्टर्स को कि वो अपने आप को मरीज से बचाएं और आपस में एक दूसरे को बचा कर रखें। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब मैं कुछ बात कर लूँगी, पेशेंट्स वहाँ पर कितने हैं जनरल अस्पताल में, उनका इलाज मुआवजा किस तरह से किया? जनरल अस्पताल में बेसिकली मैं ये बात करूँगा, जिस तरह के तमाम अस्पतालों में मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड किया गया इस चीज़ को। एक वो एरिया है जहाँ पे हम आइसोलेट करते हैं मरीज़ को। आजकल तो गवर्नमेंट ने शायद पॉलिसी नरम कर दी थी, घर में भी आइसोलेट किया जा सकता है विद स्पेसिफिक एसओपीज, पर फिर भी बहुत सारे मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन रहेंगे। तो उसमें हमारे पास कमरे भी हैं और एक हमने डेडिकेटेड वार्ड बनाया हुआ है जिसमें जो कोरोना पॉजिटिव, जो बिल्कुल माइल्ड से सिम्टम्स या बिल्कुल सिम्टम्स वाले नहीं, जिनको हम कैरियर कहते हैं, अगर वो दाखिल होना चाहते हैं तो उनको हम अंडर आइसोलेशन वहाँ पे रखते हैं। तो वहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ वो भी हमारे पास जो है 15 से 20 कमरे और 10 बेड का एक वार्ड है जिसमें हमने तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं और मरीज़ बड़े आराम से वहाँ पे हफ्ता 10 दिन जब तक कि उसका कोविड नेगेटिव नहीं होता वहाँ रहता है। इसके हट के बाद हम उनके पास आते हैं जो मरीज़ ज़रा सीरियस हो जाते हैं
और ये वो मरीज़ हैं सीरियस होने वाले जिनको कोई पहले से कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होती है। मैंने ये देखा है पिछले 1.5 महीने में कि डायबिटीज़ जिनको है, शुगर, उनको तो बहुत ज़्यादा ये बीमारी लग रही है। अच्छा, चाहे उन्होंने कंट्रोल भी रखा हुआ, आई डोंट नो वाई, कि मैंने ये ऑब्जर्वेशन की है, शायद हम इस पर कोई रिसर्च भी कर लें अपने अस्पताल में, कि डायबिटिक्स खास तौर पे बड़े अफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा हार्ट के मरीज़, किडनी के मरीज़ जिनको किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी फेलियर है, ये बड़े अफेक्ट हो रहे हैं और उनमें सीरियसनेस भी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली LGH में HDU और ICU बनाया गया, जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन की वाफर सप्लाई मौजूद है। क्योंकि इसमें ये देखना है कि बेसिकली जब ये मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च आई, मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज़ आई, शुरू में ये कहा गया कि ये नमूनिया होता है, फिर ये होता है, पर चाहे नमूनिया हो, जो भी लंग्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिक प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी फेलियर का। रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो बेसिक नीड है जिंदगी के लिए वो नहीं मिल रही होती। तो हमारे पास वहाँ वाफर मिकदार है ऑक्सीजन की और डिफरेंट तरीकाकार जिनसे हम अपने मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और अगर हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो हम साथ साथ वेंटिलेट भी मरीजों को कर रहे हैं। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि अगर मरीज आ रहा है उसके साथ अटेंडेंट ज़रूर आ रहा है, अब हालात कुछ ऐसे होते हैं कि जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसके लिए क्या कोई SOP बनाए गए हैं, तादाद रखी गई है कि इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, और अगर आ रहे हैं तो उनके लिए भी इंतजामात प्रॉपर होना ज़रूरी हैं? जी, बड़ा अच्छा ये सवाल है। इससे मेरे ख्याल पब्लिक को हमारे मैसेज भी जाना चाहिए। इसमें बेसिकली SOPs तो मौजूद हैं। हमने पहले दिन से डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने भी हमें SOPs दी कि एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट आए। अगर कोई ज़्यादा सीरियस मरीज है चलो हम 2 भी रख लेंगे, पर वो मरीज जब अंदर दिखाने आएगा तो उसको फिर अटेंडेंट की आने की भी ज़रूरत नहीं है, मरीज खुद आकर अपना दिखाए। उसमें SOPs ये है कि जी अस्पताल में हमने जगह जगह बैनर्स भी लगा दिए हैं कि एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट, और उसके अलावा लाउड स्पीकर पर भी बार बार ऐलान हो रहे होते हैं कि एक मरीज के साथ एक मरीज आए। पर फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पब्लिक जो है उसको नॉलेज नहीं है या जिस तरह भी है, फिर भी मैंने ये देखा है कि एक मरीज के साथ 6-6, 7-7 लोग होते हैं, चाहे वो अंदर OPD में नहीं आ रहे पर वो बाहर एक जमघटा बना के तो बैठे हुए। जब वो जमघटा बना के बैठे हुए तो डॉक्टर तो अंदर मरीज के साथ एक्सपोज है, वो खुद आपस में एक्सपोज हो रहे हैं। मुख्तलिफ मरीजों के अटेंडेंट 100 की टोली, 200 की टोली इस तरह बैठे हुए हैं, जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट ने एक और ऑर्डर इशू किए थे जो जिस पे मेरा ख्याल है कि सख्ती से अमल कराना चाहिए। वो ये है कि जो भी मरीज या उसका अटेंडेंट या एनी बॉडी एल्स अस्पताल में दाखिल हो तो वो जरूर मास्क लगाए। जिसना मुझे आपने कहा कि मास्क लगा के बैठे, ये मास्क लगाना मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। 3 जो गोल्डन रूल्स हमेशा से बताए गए, हैंड वॉशिंग, बार बार डिस्टेंसिंग और मास्किंग, अगर ये तीनों चीजें कर ली जाए और इस पे हम सख्ती से अमल करवा लें तो मेरा ख्याल है कि इससे हम बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। सही। जनरल अस्पताल शहर का बड़ा अस्पताल है, आपने कहा कि सख्ती से अमल दरामद अब करवाना है, क्योंकि हम लोगों के रवैये देखे हैं, लोगों के रवैये हमें कहीं से भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, बदलते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि हॉस्पिटल अगर कोई एंटर हो रहा है वहाँ पे हैंड वॉशिंग सिस्टम भी होना चाहिए, वहाँ पे सैनिटाइजर भी मौजूद होना चाहिए, वहाँ पर इन केस अगर एंट्रेंस पे आप देख रहे हैं विदाउट मास्क कोई आ रहा है तो उसको प्रोवाइड कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन दी जा रही है हर किसी को कि आप मास्क लेकर आए। ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को भी देने हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को भी देने हैं और मुख्तलिफ लेवल्स पे हर किस्म की चीज़ की ज़रूरत है। अगर पब्लिक को भी देने लग गए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। पब्लिक ये किसी किस्म का भी मास्क जो है ये रिकमेंडेड है पब्लिक के लिए, और जगह जगह पे लोग मास्क लगा के खड़े हो। जरूरी नहीं कि N95 मास्क पहना जाए या कोई स्पेशल किस्म का मास्क पहना जाए जिसका मैंने पहना हुआ है। उसमें किसी किस्म का कपड़े का मास्क जो बना हुआ मिलता है, 10-12 रुपए अगर लोग देते हैं तो 10-12 अपनी सेफ्टी के लिए हर कोई ले सकता है। तो ये जो है नॉलेज दिया जा रहा है, वहाँ पे खड़े होकर जोर जोर से ऐलान भी हो रहे हैं कि जी मास्क लगाएं और जमघटों की सूरत में ना बैठे। तो ये सारा कुछ हो रहा है और इस पे अमल दरामद हमें कराने की ज़रूरत है और रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एज ए डॉक्टर मैं आपकी राय चाहूँगी, ये जो अभी हाल हम देख रहे हैं लॉकडाउन में ईज आउट किया गया है, कैसे देखते हैं? PMA की जानिब से तो इसकी शदीद मुखालिफत की गई, कहा कि डॉक्टर्स इससे अब बहुत मुतासर होना शुरू हो गए। अब जो उन्होंने इंदिया दिया था वो होना शुरू हो चुका है। अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? बहुत मुश्किल वक्त आ जाएगा इससे। जी, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। चाहे अगर अभी भी हम देखें कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता वो चीज़ नहीं है जो बाहर कंट्रीज में देखी गई, पर फिर भी केसेस आप देखें रोज़ाना के हिसाब से बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जून में भी ये पीक पे जाएगा। तो लॉकडाउन की पॉलिसी देखें, हमने भी शुरू में यही कहा था कि ये एक वाहिद ऐसा अमल है लॉकडाउन करना जिस पर सख्ती से अमल करवाना, जिससे हम इस बीमारी को फैलाने से बचा सकते हैं। और ये देखा भी गया सारी दुनिया में, जिन्होंने लॉकडाउन की पॉलिसी पर अच्छी तरह अमल किया उन लोगों में ये कम शरह से पहला। बिल्कुल ऐसे हमारे सामने मिसाल है। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खालिद वहीद मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, बताया गया है कि कोरोना के मरीजों के लिए अब वेंटिलेटर की सहूलत जो है उसका होना ज़रूरी नहीं है। जनरल अस्पताल में एक ऐसी मशीन नस्ब की गई है जो कि इसका ऑल्टरनेट हो सकती है। बताइएगा ये क्या है और इसके फ़ायदे किस तरह से हासिल हो सकते हैं? जी देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वेंटिलेटर का नेमुल बदल तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्टीमेट जब पेशेंट जाएगा तो उसको वेंटिलेटर पे डालना है। ठीक है। और यहाँ मैं ये जिक्र कर दूं कि मुख्तलिफ स्टडीज़ में ये देखा गया कि इस सिचुएशन में जो सीवियर केसेस में जाते हैं, जिन लोगों को वेंटिलेटर पे नहीं डाला गया उनको ज़रा फ़ायदा हुआ। अब शॉर्ट टू इट, जिसका कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि बेसिकली ऑक्सीजनेशन फेलियर है, मरीज़ को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती, तो उसको देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये एक जो नई मशीन जो कि लाहौर जनरल अस्पताल में नस्ब की गई है या ये इस किस्म की, मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में 4 से 5 मशीनें हमें परचेज़ हुई हैं। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नमेंट का भी और प्रिंसिपल साहब का भी, जिनकी स्पेशल मेहनत से ये मशीनें आई। अब एक इंस्टीट्यूशन में 5 मशीनों का होना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है और बहुत हेल्पफुल है। इस मशीन को हम कहते हैं हाई फ्लो नेज़ल कैनूला। ये जो है एक हाई फ्लो के साथ ऑक्सीजन को डिलीवर करता है मरीज़ को, और उसकी खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड भी होती है और वार्म भी होती है, जो बॉडी टेम्परेचर की होती है। हम जो दूसरी ऑक्सीजन नॉर्मली दे रहे होते हैं वो ना ह्यूमिडिफाइड होती है और ना वो वार्म होती है, तो वो ऑक्सीजन भी कुछ डैमेज कर सकती है अंदर जाके। पर ये मशीन स्पेशल है, ये एयर को ह्यूमिडिफाई भी करेगी और साथ में इसको वार्म भी करेगी बॉडी टेम्परेचर पे। तो जो कॉम्प्लिकेशन उस वजह से हो सकती हैं वो बॉडी में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। और दूसरी बात, दूसरे तरीकों से जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो सिर्फ 15 लीटर तक जाती है, पर इसमें हम मरीज को 60 लीटर फ्लो तक दे सकते हैं और 100% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। सही। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पेशेंट को जब रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो हमने टाइम बाय करना है विद ट्रीटमेंट जो भी अवेलेबल है, कि हम मरीज को कुछ दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई करके और उसकी जो बीमारी है उसको रिलीव कर पाएं। वो तरीका हम वेंटिलेटर से भी लेते हैं। पर अगर उससे पहले हम मरीज को इस स्पेशल मशीन पे डाल दें 2, 4, 5 दिन तक, कि उसमें मरीज को उतनी ऑक्सीजन डिलीवर होती रहे जितनी की उसको जरूरत है। सही। आम तरीकों से 15 लीटर तक देखते हैं, जब उससे नहीं दे पाते थे तो फिर हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है मरीज को। पर अब इस मशीन आने की वजह से दरमियान में गैप आ गया, हम 60 लीटर तक यानी कि 100% तक मरीज को ऑक्सीजन दे सकते हैं और दिनों तक दे सकते हैं। तो वेंटिलेटर पे डालने से पहले हम मरीज को, हो सकता है अल्लाह करे 3-4 दिन का टाइम ले ले और मरीज उसमें रिकवर कर जाए। तो ये एक बहुत अच्छी एडिशन है ट्रीटमेंट में हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर की। तो मेरा ख्याल है कि जनरल अस्पताल में इस मशीन का आना एक बहुत खुशाइंद बात है और मरीजों को उससे लामहला फ़ायदा होगा। सही। अच्छा, मुझे अब ये चीज़ नहीं समझ लग रही कि आप जिद्दत की तरफ अगर जा रहे हैं तो इन चीज़ों का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि लोग अस्पताल में क्योंकि सेफ़ माहौल नहीं देख रहे हैं तो वो तो डरेंगे आते हुए। आपके दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को जब पता चलेगा कि इस तरह से डॉक्टर जब मुतासर होना शुरू हो गए हैं तो वो तो किस तरह से आएंगे अस्पताल? ऑब्वियसली एक डर है ना। हाँ जी, डर तो है, खौफ तो है। खौफ तो जब ये बीमारी शुरू हुई तब भी था, पर मरीज ने तो अपनी ज़रूरत के तहत आना है जी। अगर स्पेसिफिकली समझ ले, और हमने ये देखा कि पिछले दिनों में कि मरीजों की तादाद बहुत कम होगी इस खौफ की वजह से कि हम अस्पताल में जाएंगे। एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर सिर्फ कोरोना के मरीज देख रहे हैं, शायद हमें ना देख पाएँ। पर ऐसा कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है गलत था, तमाम मरीज देखे गए। समझने वाली ये बात यह है कि डॉक्टरों को भी एहतियात करनी है जब वो मरीजों को देखें, और मरीजों के अटेंडेंट जो आ रहे हैं उन्होंने खासतौर पर एहतियात करनी है। डॉक्टर का फर्ज है कि उसने मरीज, चाहे वो कोरोना का है चाहे वो दूसरा है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। सपोज कोई सर्जरी है, उसको हम डिले कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी सर्जरीज भी हो रही हैं, उसको पहले टेस्ट किए जाते हैं, देखे जाते हैं मरीज को कि भी ये नेगेटिव है, उसके बाद इमरजेंसी सर्जरी सारी की सारी हो रही है। अस्पतालों में बच्चों गायनी वार्ड चल रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर चीज़ चल रही है, तो हर चीज़ को हमने एक SOP के साथ चलना है इंशाल्लाह। अब देखें कोरोना आ तो गया, अब कब खत्म होता तो ये अल्लाह ही जानता है ना। दुआ हम सब गो कि जल्दी खत्म हो जाए, ऐसे ही है। तो अब सारी चीज़ें तो चलनी बिल्कुल ऐसे। अब ये निज़ाम ज़िंदगी है, ये तो नहीं रुक सकता। मैसेज क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? जी देखिए, मेरे पास मैसेज तो बहुत सारे हैं, पर एक अहम चीज़ जो मैं कहूँगा कि मैं खराज तहसीन पेश करूंगा जो फ्रंट लाइन पे तमाम हजरात डॉक्टर्स मौजूद हैं, खासतौर पर जो कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी अदा कर रहे हैं। जिस तरह आपने अभी बात की पुलिस वालों की, जो कि डिफरेंट जगहों पे सिक्योरिटीज़ पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, बिला खौफ खतर अंजाम दे रहे हैं, और उनको खराज तहसीन। उसके अलावा जो सबसे अहम, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की कि जो हमें प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उन पे हमें जोर देना है। हमें अपनी पब्लिक को समझाना है कि लॉकडाउन चाहे नरम हो गया है पर इसको तरीके से आप यूटिलाइज करें। ठीक है, हमारी ईद भी आ रही है, लोगों ने कारोबार भी करने हैं, खाने भी खाने हैं, सब कुछ करना है, तो एहतियात बहुत जरूरी है। वॉशिंग हैंड, डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग को अवॉइड करें, और जो डॉक्टर की हिदायत, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से फौरन मशवरा करें और उसकी हिदायत के मुताबिक वो चले। और एट द सेम टाइम मैं डॉक्टर्स को भी हिदायत देना चाहूंगा कि जो स्पेसिफिकली इन जगहों पर काम कर रहे हैं तो वो फुल्ली प्रोटेक्टिव
मेजर्स जितनी उनको प्रोवाइड की जाती हैं उसको कम से कम बिल्कुल, जब तक आप अपनी एहतियात नहीं करेंगे आप मरीजों को सेफ नहीं रख सकते हैं। इसी नोट पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आज के दिन यानी जुमातुल विदा के हवाले से। आज के दिन की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको इस दिन की अहमियत पता हो। अगर आप इस दिन की अहमियत अच्छे तरीके से जानते होंगे तो इसके फ्यूज़ व बरक़ात जो हैं आप समेट सकेंगे। आज के दिन बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि इस माह मुबारक की सादत जो हैं अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। आज आखिरी जुमा है, इबादत का इत्माम कीजिए, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। तो इसी चीज़ पे हम बात करेंगे कि जुमातुल मुबारक की फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है, कौन कौन सी इबादत की जा सकती हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इमाम और ख़तीब बादशाही मस्जिद हैं। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल चाल हैं? सबसे पहले जुमा मुबारक, आपको क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 2042 चैनल जो है उसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जुम्मतुल विदा के हवाले से आपने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई मोहसिन नकवी साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि जिस तरह उन्होंने प्रोग्रामात अपने टेलीविज़न के ज़रिए लोगों को दिए और मुख्तलिफ़ उलमा के ख़यालात और उन तमाम चीज़ों को रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात में समेटा, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। यकीनन जुम्मतुल विदा जो है ये रमज़ानुल मुबारक जब अपने अख्ताम की तरफ जा रहा होता है तो जब ये आखिरी जुम्मा रमज़ान का आता है तो इसको जुम्मतुल विदा कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं कि अब हमसे ये रमज़ान विदा हो रहा है। और ये जो जुम्मा है इसकी बड़ी ही फजीलत है, बड़ी बरक़ात हैं इसमें। जुम्मा क्योंकि आप जानती हैं कि इसको सैयदुल अय्याम कहा गया, दिनों का बादशाह कहा गया और इससे बहुत सी चीज़ें रिलेटेड हैं जिस पर अगर हम बात को शुरू करें तो बहुत लंबी बात हो सकती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि हमने जो रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई कमी पेशी कोई चीज़ रह गई है तो वो आज इस जुम्मे में हम उसको पूरा करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत जो हैं इस जुम्मे में करें, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें और अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करें और जो आयत करीमा है उसका भी विर्द करें ताकि जो कोई कमी पेशी रह गई हो वो ख़त्म हो और अल्लाह से दुआ करें कि जो रमज़ानुल मुबारक तूने महीना हमें अता किया हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। रसूल अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अव्वलहु रहमा औसतहु मग़फ़िरा और वाखिरुहु इत्कुम मिनन नार के इसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है जिस पे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की रात रखी और वो ताक रातों में हमें अल्लाह ने नसीब ज़रूर की होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस जुमे पर ये हमें चाहिए, जुमे तो फिर आएंगे मगर ये जो जुमा है रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा है ये पता नहीं फिर हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगें। अल्लाह सुनता है, अल्लाह ताला बंदे की पुकार को सुनता है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़अन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि जब तुम मुझे पुकारते हो मेरे बंदो मैं तुम्हारी पुकारों को सुनता हूँ, तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। तो मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क को बहुत दरपेश चैलेंजेस का सामना है और सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोरोना वबा है जिसमें हमें पूरी एक यूनिटी दिखानी है, पूरी एक वहदत दिखानी है और उसके लिए दुआ करनी है, अपने आप को भी बचाना है, अपने घर को भी बचाना है, अपने लोगों को भी बचाना है
उसकी तदाबीर को, उसकी हिफाजती और एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना है। ये ना समझें कि ये शायद वबा जो है चली गई है या ऐसी बात है, इंशाअल्लाह जाएगी, अल्लाह के फजल से जाएगी, मगर हमें अभी एहतियात करनी है। हुकूमत और वजारत सेहत पाकिस्तान जो हमें हिफाजती तदाबीर बता रही हैं उसको हम मिनो अन अमल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इससे बच सकें। अब हमने क्या करना है, फिर अब जुम्मतुल विदा के बाद अब ईद उल फितर भी आने वाली है और यकम शवाल का दिन होगा और ईद उल फितर होगी और फिर खुशी का एक समा होगा। मगर उस खुशी का समा हमने कैसे बांटना है उसको भी मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम फितराना जो है, मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। आज हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, हमारे साहिब सरबत लोगों ने, चोई सरवर साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने, वज़ीर आला पंजाब, पूरी टीम ने और तमाम लोगों ने जिस तरह निकल कर, और हमारे मीडिया चैनल्स ने निकल कर लोगों की जिस तरह मदद की है, NGOs ने की है, उन पर मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तो ये ईद जो आएगी ये अमीरों की ईद नहीं होती, ईद जो होती है वो गरीबों की होती है। तो हमें चाहिए कि हम फितराना जो है उसको पहले अदा करना शुरू कर दें ताकि गरीब का चूल्हा भी जल जाए। और फितराना क्या है कि अगर गंदम की मिकदार जो 2 किलो है उस पर भी दिया जा सकता है, खजूर की जो मिकदार है अगर 4 किलो उस पर भी दिया जा सकता है, किशमिश पे भी दिया जा सकता है और इसी तरह मुख्तलिफ जो है उस पर दिया जा सकता है। और ये देना ईद से पहले देना हर एक पर लाजिम है कि उसके घर का बड़ा जो है अपने सब बच्चों की तरफ से इसको अदा करे। तो मैं अपने तमाम लोगों से ये कहूँगा कि आएँ इस जुमे से ही इस काम को शुरू करें। इंशाअल्लाह बादशाही मस्जिद लाहौर में ईद की जो नमाज है वो 8:30 बजे खड़ी होगी और इंशाअल्लाह उसमें एक जम्मे गफ़ीर होगा और हम इंशाअल्लाह। मौलाना साहब मैं आज के दिन के हवाले से आपसे ये जानना चाहूँगी, इबादत कौन कौन सी हैं जिनका आप घर में भी एहतमाम कर सकते हैं, कौन कौन सी इबादत ऐसी हैं जिनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को आप? मैं ये समझता हूँ कि मेरी बहन सबसे ज़्यादा जुम्मतुल मुबारक में हमें दरूद पाक की तस्बीह करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरूद पाक की तस्बीह करनी चाहिए और फिर इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी चाहिए, फिर सुबहान अल्लाह की तस्बीह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह, फिर आजकल की इस वबा में ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसकी तस्बीहात, फिर सूरत फ़ातिहा और सूरत इखलास जो है उसको कसरत के साथ पढ़ा जाए और अल्लाह तबारक व तआला से कोई कमी कुताही इस माह मुबारक में अगर रह गई है तो इस जुम्मतुल विदा में अपने घर में भी और मस्जिद में भी दुआ करें कि अल्लाह तू माफ। मौलाना साहब आपने दुआ का कहा तो मैं चाहूंगी, हमारे पास वक्त कम है, अगर आप खुसूसी दुआ करा दें तो सभी लोग जो देख रहे हैं वो भी इस दुआ का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह तूने आज हमें ये जुम्मतुल विदा का दिन दिया है, या अल्लाह हमें सही तरह इसको मनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर रमज़ान में कोई कमी कोताही रह गई हो उसे तू माफ़ फरमा दे, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम पर अपना रहम फरमा, अल्लाह अपना हम पर करम फरमा दे, हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। या अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह तूने हमें इतना मुबारक महीना दिया जिसका सारा साल मेरे नबी इंतज़ार फरमाया करते थे। अल्लाह तू अपना करम कर दे, हम पर अपना करम फरमा दे। आज पाकिस्तान परेशान है, मेरी नेशन परेशान है,
हम सब परेशान हैं या अल्लाह। इस कोरोना से, इस वबा से हम सबको नजात दे दे, मेरे नेशन को नजात दे दे, हमें यूनिटी अता फरमा दे, हमें इत्तेहाद अता फरमा दे, हमें वहदत अता फरमा दे। ए अल्लाह, तू हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल कब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबन नश्र वक़िना अज़ाबस सिरात। ए अल्लाह, तुझसे तौबा करते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, सब तू इतना माफ़ करने वाला है, तू 70 माहों से ज़्यादा जाके आगे अपने बंदे से प्यार करते, फिर हम गुनाह करते तू फिर माफ़ कर देते। मगर तेरे नबी से हमने सुना है अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा कर लेने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किए। तो आज की इस जुमे की बरकत या अल्लाह में नसीब फरमाते हुए मैं माफ़ कर दे अल्लाह, पूरी कौम को माफ़ कर दे, पूरी उम्मत इस्लामिया को माफ़, हर तरफ जो जुल्म हो रहा है इसे ख़त्म फरमा दे। कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ जो ज़्यादती हो रही है अल्लाह, उनके ऊपर अपना रहम फरमा। हिंदुस्तान ने मुसलमानों की या अल्लाह ज़मीन तंग कर दी है, मगर तू तो है अपने कर्म की बारिश करने वाला, अपनी मदद करने वाला। अल्लाह, उनकी मदद कर, अपनी रहमत से मदद कर अल्लाह, उनकी नुसरत फरमा। इस मोदी के सारे अज़ाइम तबाह बर्बाद फरमा दे मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, पर करम फरमा दे, सब बीमारों को शिफा अता फरमा, मुझे भी शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, गरीबों की गुर्बतें दूर फरमा दे, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह, ये CT 42 ने जो और 24 चैनल ने जो अवेयरनेस ये तमाम चैनल्स ने चलाई, आगाही चलाई, अच्छे अच्छे प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के दिए, या अल्लाह से तू कबूल फरमा ले, इसे कबूल फरमा ले, अपना करम फरमा दे हम पर अल्लाह। अल्लाह अपना करम फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बतिकैया अरहमर राहिमीन। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अल्लाह ताला के हुजूर आज का दिन जो है दुआएं करने का है। आपसे भी यही इल्तमास की जा रही है कि दुआ करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाले। दुआओं में आप ज़रूर याद रखिएगा, आज खुसूसी इबादत कीजिए, दुआएं कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर रखिए। ना जाने अल्लाह ताला जो है वो करीम है, किसकी दुआ कबूल फरमा ले। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।